हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमकॉम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आज की, जैसे कि मैंने बताया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब होता है जिससे कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर लगा लीजिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हो, उनकी नॉलेज को बढ़ाते हो और उनकी जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करते हो। काम करने की जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करते हो, ठीक है। उनके मतलब कि जो काम करने की जो गुणवत्ता है, जो वर्क क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आते हो। तो वो आपका क्या है, सारा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट आता है। उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ही है, जिसमें हम आज चैलेंजेस पढ़ेंगे कि एक एचआरडी जो मैनेजर है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करता है। फर्स्ट चैलेंज आपका आता है टेक्निकल चेंज। टेक्निकल चेंज जैसे कि तकनीकी परिवर्तन। आज का टाइम किसका है? टेक्नोलॉजी का है। तो धीरे धीरे हर एक काम में क्या आती जा रही है? टेक्नोलॉजी का यूज़ होता जा रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको कैसा डेवलपमेंट देना कि ताकि उनको जो तकनीकी ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, वो भी उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो ये एचआरडी मैनेजर के लिए एक चैलेंज है। कैसे कि अगर मुझसे उसके जो एम्प्लॉय हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को आसानी से हायर कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी आए उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, आसानी से उसको कार्य में ला सकें, ठीक है। तो उनको इतना एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना पड़ता है। इसलिए टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल चेंज है वो भी एचआरडी के लिए क्या है? एक चैलेंज है। उसके बाद आता है लैक ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन, व्यवहारिक ज्ञान की कमी। जैसे कि हमने पीछे किया था ना, एक प्रिंसिपल हमने किया था, लर्निंग की वीडियो में हमने प्रिंसिपल किया था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो सेम वही है, लैक ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज। एचआरडी के अंदर ये चैलेंज होता है कि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान होना एक एम्प्लॉय को ज़रूरी है, ठीक है। अगर जो आपका एम्प्लॉय है उसे प्रैक्टिकल है नॉलेज के बारे में, प्रैक्टिकल एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं, व्यवहारिक ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं, ठीक है, तो आप उसका क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके जो मतलब कि उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी एचआरडी के लिए क्या है? एक चैलेंज माना जाता है। उसके बाद क्या है? लैक ऑफ फंड्स, कोर्स की कमी। मीन्स जो आपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, आपके पास उसके लिए पर्याप्त फंड नहीं है। इतना फंड नहीं है कि आप जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो ये भी एचआरडी के लिए एक चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना कोर्स नहीं है, उतना फंड नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद आता है कल्चर एंड एटीट्यूड। तो ये क्या है? ये भी एक चैलेंज है। कैसे कि हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना एटीट्यूड होता है, अपना अपना कल्चर होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक कल्चर होता है, ठीक है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे करना है? आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। उनके कल्चर को देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ के कल्चर को देखना पड़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को देखना पड़ेगा, वो खुद के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का, मीन्स उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी कल्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? एक एचआरडी के लिए चैलेंज माना जाता है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के कल्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है और एटीट्यूड का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसे जो उसके मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं उसके उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या क्या आदतें हैं उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही जो आपका एचआरडी मैनेजर है, जो आपके एचआरडी मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं। क्यों? ताकि चाहे उनकी जो मतलब कि हैबिट्स हैं, कुछ अच्छी भी होती है कुछ बुरी भी होती है, ताकि उनकी जो बुरी हैबिट्स हैं उनको क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके, उनकी बुरी हैबिट्स में बदलाव किया जा सके। ये भी एक एचआरडी मैनेजर के लिए क्या है?
चैलेंज है, एचआरडी के लिए एक चैलेंज है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स अनुसंधान। अनुसंधान मीन्स खोज विचार करना। अनुसंधान का मतलब क्या है? खोज विचार करना, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने सुना है, क्या सुना है कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तो जो चेंज है वो डे बाय डे होता रहता है, ठीक है। तो जो आपका एचआरडी मैनेजर है, एचआरडी मैनेजर्स हैं, उनको ये मतलब कि डे बाय डे रिसर्च करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, न्यू इनोवेशन लेके आनी पड़ती है, ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। तो ये भी एचआरडी के लिए एक चैलेंज माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिज़ायर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की इच्छा। मीन्स ये भी एचआरडी के लिए एक चैलेंज इसलिए माना जाता है क्योंकि जो मतलब कि डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट है, उसका मेन पार्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर आपका डेवलपमेंट उनके इच्छा के विरुद्ध है, उनके डिज़ायर के अगेंस्ट है, ठीक है, तो क्या है? अब वो आप जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा, बेकार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी इच्छा के विरुद्ध है और वो एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एचआरडी के लिए एक चैलेंज है कि जो डेवलपमेंट आपने ह्यूमन रिसोर्स का करना है, वो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक पर आधारित सूचना प्रणाली। तो ये चैलेंज क्या कहता है कि मतलब कि जो न्यू जनरेशन है उसको तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, ठीक है, लेकिन जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो मतलब कि शुरू से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्या है? उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। इसलिए ये एचआरडी के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि उनको भी अब क्या करवाना पड़ेगा? कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उनको कंप्यूटर की नॉलेज देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका 9th आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राजनीतिक वातावरण। राजनीतिक वातावरण में क्या आता है कि जो मतलब कि एवरी कंट्री, हर एक देश का अपना अपना राजनीतिक एनवायरनमेंट होता है, हर किसी के अपने अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो कि मतलब कि कभी कभी चेंज होता रहता है, और जिसका जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उस पर क्या है? डीपली क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होता रहता है, तो जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एचआरडी मैनेजर है, उसको भी क्या है? अपने डेवलपमेंट में जो भी रूल रेगुलेशन है उसमें उसको भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक एचआरडी के लिए चैलेंज इसलिए माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 10th पॉइंट आता है ओपन एनवायरनमेंट, खुला वातावरण जिसे हम कह देते हैं। खुले वातावरण से क्या अभिप्राय है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा? खुला, ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो सके? और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सके सीखने के लिए। कैसे प्रोवाइड करवाना, ये क्या है? ये एचआरडी मैनेजर के लिए एक चैलेंज माना जाता है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकता है। उसके बाद 11th पॉइंट आता है डबल फैमिली इनकम, दोहरी आय वाले परिवार। अब इस पॉइंट में क्या कहता है कि जो मतलब कि फैमिली होती है ना, उसमें मतलब आज के टाइम में अगर प्रेजेंट में हम देखते हैं तो दोनों पर्सन काम करने वाले होते हैं। मीन्स हस्बैंड भी काम करता है और वाइफ भी काम करती है, ठीक है। तो अब क्या है? एक लेडीज़ है और दूसरा जेंट्स है, ठीक है, दोनों ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, और दोनों की नीड भी क्या क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये क्या है? एचआरडी के लिए एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि उसको दोनों की नीड को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डबल फैमिली इनकम, जिसमें क्या है? दो लोग होते हैं, मीन्स हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों ही कमाते हैं और दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और दोनों की नीड अलग अलग है, तो उनकी दोनों की नीड को फुलफिल करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग तरीके से। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, वातावरणीय अवलोकन। अब जो आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जो आपका एचआरडी मैनेजर्स हैं उनको
टाइम टू टाइम जो आपके मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसको टाइम टू टाइम सब कुछ पता चलता रहे कि क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक जो आपका HRD के लिए चैलेंज माना जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल स्कैनिंग के दौरान पता चलता है कि पॉलिसीज चेंज हो रही है, रूल रेगुलेशन चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेदीकरण। अब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आज के टाइम में प्रोडक्ट कौन सा बिकता है? वो प्रोडक्ट बिकता है जो सबसे डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है। ठीक है, तो ये भी HRD के लिए एक चैलेंज माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके उनके दिमाग में क्या बिठानी पड़ेगी? क्रिएटिविटी बिठानी पड़ेगी, ताकि वो उसके प्रोडक्ट को क्या कर सके, अलग ही तरीके से प्रेजेंट कर सके। मीन्स वो क्या कर सके, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सके, दूसरों से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, अलग दिखा सके। उसके बाद क्या आता है? इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। इसका क्या मतलब है कि जो मतलब कि जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी सबकी क्या है, सोच अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है। ठीक है, उनका काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, कोई मतलब कि जैसे कान में लीड लगा के काम करता है, कोई बिना ईयरफोन के काम करता है। ठीक है, कोई मतलब कि किसी को देख के सीख रहा है, कोई अपने आप ही सीख रहा है। तो मतलब क्या है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी नीड है, इसलिए सब पे क्या देना पड़ेगा, इंडिविजुअल अटेंशन देनी पड़ती है। तो ये HRD के लिए एक चैलेंज है कि उसे किस किस पे इंडिविजुअल अटेंशन देने की ज़रूरत है और किस पे नहीं है। मोस्टली तो सब पे होती है, क्योंकि सबकी नीड अलग अलग होती है। तो ये HRD के लिए एक चैलेंज है। अब उसके बाद आपका पॉइंट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हर एक मतलब कि लगा लीजिए सब्जेक्ट का, लगा लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, लगा लीजिए किसी भी बिजनेस का, लगा लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये HRD के लिए चैलेंज है। कैसे चैलेंज है कि वो कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करे, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये HRD के लिए चैलेंज माना जाता है कि वो कौन सी मेथड अपनाएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएगा, कौन सी तकनीक का यूज़ करेगा, कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, कैसे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है, HRD मैनेजर का होता है कि वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो अपने कस्टमर को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। तो ये क्या है, एक HRD के लिए चैलेंज माना जाता है। उसके बाद 16 पॉइंट आता है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों की कमी। अभी मैंने क्या बताया था पीछे कि आप किसका डेवलपमेंट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है, किसका, एम्प्लॉयज़ का। अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तो डेवलपमेंट किसका करोगे। ठीक है, तो ये भी क्या है कि एक चैलेंज माना जाता है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड पॉलिसीज़। अब ये क्या कहता है, ये चैलेंज क्या कहता है, ये चैलेंज कहता है कि आपका जो एम्प्लॉई है, ठीक है, और जो आपका HRD मैनेजर है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन पॉलिसी सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट ना किया जाए, कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज के क्या हो, अगेंस्ट हो। तो ये HRD मैनेजर को चैलेंज, HRD मैनेजर के लिए एक चैलेंज होता है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रेनर एंड लर्नर। आप यहाँ पे गुड भी लिख सकते हो, लैक ऑफ गुड ट्रेनर एंड लर्नर। ठीक है, तो ये भी क्या है, HRD के लिए एक चैलेंज माना जाता है कि जो डेवलपमेंट करने वाला ट्रेनर है, अगर वो भी अच्छा नहीं है तब भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। अगर जो आपका गुड लर्नर है, जो सीखने वाला है, अगर वो भी गुड नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है सीखने वाला, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक HRD के लिए चैलेंज है। क्यों? ना कोई सिखा पाएगा और ना कोई सीख पाएगा। तो ये क्या है, एक चैलेंज है। तो ये क्या था, आपके चैलेंजेस थे किसके, HRD के। HRD के कुछ चैलेंजेस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो है
ओवरकम्स दीज चैलेंजेस, कि जो भी हमने चैलेंजेस पढ़े हैं, ठीक है, उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, उनको कैसे कैसे आप दूर कर सकते हो, कैसे आप अपने चैलेंजेस को क्या कर सकते हो, फेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है एनकरेजमेंट टू प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ थियोरटिकल नॉलेज नहीं देनी है, उनको थियोरटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी जरूरी है। अगर आप मतलब कि उनको थियोरटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे तो वो और भी क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, उनके एफिशिएंसी तेज़ी से मतलब वो और भी अच्छे से बढ़ेगी, उनकी स्किल्स भी अच्छे से इम्प्रूव होगी और उनकी नॉलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग, लगातार सीखना। अगर मतलब कि जो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को लगातार सिखाते हो, ठीक है, मीन्स अब क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने +2 की, ठीक है, अगर आपने +2 के बाद पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं 1 साल बाद पढ़ूंगा, ठीक है, तो आप नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी याद नहीं कर सकते, आप कुछ भी सीख नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने मतलब कि अगर आप लगातार सीखते ही रहे, मीन्स आपने क्या किया कि आपने +2 की, +2 के बाद डायरेक्ट क्या की, बीकॉम की, बीकॉम के बाद एमकॉम की, उससे क्या है, आप लगातार सीख रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, उस दौरान आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो। सेम इसमें बोल रहा है कि जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो लगातार करना चाहिए, ये नहीं है कि वे किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर कर छोड़ दिया। तो आपको जो डेवलपमेंट है, जो आपको ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, वो लगातार करना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए, जिससे उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोवाइड लीव फॉर हायर एजुकेशन। मीन्स जैसे कोई आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, अगर वो क्या करना चाहता है कि हाई पोस्ट के लिए क्या करना चाहता है, हायर एजुकेशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको अलग से लीव प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसको अलग से अवकाश देना चाहिए कि जाओ आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है उतनी थियोरटिकल नॉलेज की भी जरूरत है। उसको क्या है, एजुकेशनल नॉलेज भी तो होनी चाहिए, उसके एजुकेशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको अलग से लीव प्रोवाइड करवानी चाहिए, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद पॉइंट आता है प्रिपेयर एप्रोप्रिएट बजट, उचित बजट तैयार करना। कि आपको क्या करना चाहिए, एक HRD मैनेजर को क्या करना चाहिए कि जो आपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए एक बजट तैयार कर लेना चाहिए पहले से ही, कि ये मतलब कि एक्सपेंसेस होंगे, ये खर्चे होंगे, ये ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे ना तो आपके ह्यूमन रिसोर्स में कमी आएगी, ठीक है, और ना ही आपके जो फंड्स हैं उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक चैलेंजेस को दूर करने, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये उस चैलेंज को दूर करने के लिए क्या है, उपाय है, एक तरीका है कि हम क्या कर लें, पहले से ही एक बजट तैयार कर लें। उसके बाद आता है टाई अप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब जैसे लो लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप रखना चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रखना चाहिए, गठबंधन या गठजोड़ रखना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके कि इन केस अगर उसके पास मतलब कि सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कर सके, अपने एम्प्लॉयज को हायर एजुकेशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भेज सके, ताकि उनका जो मतलब कि ट्रेनिंग है वो भी अच्छे से हो सके, वो अच्छे से कुछ सीख सके। इससे क्या होगा, एक तो आपका खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी बचेगा, और आपको मतलब कि इन केस कभी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ी है, ठीक है, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ह्यूमन रिसोर्स मंगवा भी सकते हो, ये भी तो एक बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पढ़ा था ना मतलब कि पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, अगर नहीं है पॉलिसी से अकॉर्डिंग, अगर पॉलिसीज़ के बाहर है, तो
ये उस चैलेंज को दूर करने के लिए है कि जो आपका एम्प्लॉई है और जो आपका मतलब कि एचआरडी मैनेजर है उसको पूरी नॉलेज दो इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर एक पॉइंट बताओ, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कभी गलती ना कर सके किसी को सिखाने में, या जो आपका एम्प्लॉई है वो गलती ना कर सके कुछ सीखने में, ठीक है, वो कुछ भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ ना सीखे, रूल्स रेगुलेशन को ना तोड़ें, ठीक है। उसके बाद आपका जो 7वां पॉइंट आता है, नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि ये मतलब कि ये क्या कहता है कि जो आपका एम्प्लॉई है और जो आपका एचआरडी मैनेजर है उसको क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स वो जो सिखा रहा है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे भी मतलब कि हर एक देश की क्या है, अपनी अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, हर अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े तो जो आपका मैनेजर है और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उसको क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 8th पॉइंट आता है, प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट। प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट कि आप किसी को सिखा रहे हो, ठीक है, अगर आसपास से शोर आ रहा है तो वो सीख नहीं सकता, ठीक है, बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो रही है तब भी वो सीख नहीं सकता। तो ये एचआरडी मैनेजर को क्या करना पड़ेगा कि उसको जो आपका एम्प्लॉई है उसको क्या करवाना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्या करवाना, प्रोवाइड करवाना, ताकि वो क्या कर सके, आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सके। उसके बाद 9th पॉइंट आता है, सिलेक्शन ऑफ गुड ट्रेनर एंड लर्नर। इट मीन्स क्या कहता है कि आप पहले ही अच्छे लर्नर और अच्छे ट्रेनर क्या करो, सिलेक्शन करो, चयन करो, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, ना सिखाने वाले को कोई प्रॉब्लम आए और ना ही सीखने वाले को कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये थे आपके जो चैलेंजेस थे, उनको दूर करने के क्या तरीके, ओवरकम्स दीज चैलेंजेस, जो हमने चैलेंजेस पढ़े थे उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एचआरडी के जो चैलेंजेस हैं कि एचआरडी मैनेजर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाऊँगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।